हमला अचानक से हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई अपना कोर्ट रूम संभाल रहे थे और उसी बीच सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर खड़े होकर उनकी तरफ जूता फेंक के मारते हैं। अब यहाँ पे कोर्ट भगवान हिंदू मुस्लिम एंगल न्यूज चैनल वालों ने लड्डू बांट दिया अपने कि कंटेंट मिल गया एक हफ्ते का। बैम्बू कॉप्टर से उड़कर कहां चला गया डोरेमोन, पूछता है भारत। ये नोबिता वर्सेस डेकिसुकी में क्या जियान से पटी पड़ी है नोबिता, पूछता है भारत। जाति हमारे देश में कभी नहीं जाती, ना कोई सबूत ना कोई गवाह, बस अफवाह के बेसिस पे गांव वालों ने इस व्यक्ति को पकड़ा। सिस्टम ने 20 बच्चों की जान ले ली। जब थोड़ा आउटरीच हुआ तो 20 दिन बाद सरकार ने एक्शन लिया और किसको अरेस्ट किया। कभी भी कोई रिजल्ट आएगा ना IIT IAS नीट, तुम देखना सारे कोचिंग सेंटर वाले बिलबोर्ड छपा देते हैं। बच्चा एक बार सिलेक्ट क्या हो जाए सारे आ जाते हैं अडॉप्ट करने। इनकी आवाज, इनका चेहरा, इनकी परमिशन के बिना लोग यूज कर रहे हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी राइट्स का हनन है। बात करते हैं सोनम की, मेरठ वाली नहीं, माय मिस्टेक, लद्दाख वाला। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, शुरू करने से पहले ही डिस्क्लेमर अलर्ट, अभी कुछ न्यूज आने वाली हैं जो थोड़ी ए रेटेड है। आप में से कई लोग बोलते हैं ना कि भाई हम बच्चों के साथ देखते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें भगाओ, उनके साथ भी ये चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज उतनी क्लीन नहीं होगी। तो अगर अग्री करो तो एक बार लाइक करना, नहीं करो तो कमेंट करके बताना, बस चचा मत बनना बीच में। कई बार थोड़ी इंटेंस न्यूज हो जाती है, लोग कहते हैं अरे यार ऐसी बातें मत करो, हम बच्चों के साथ। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूं अपने मन से, देश का माहौल ही ऐसा है ना। फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट कास्ट। आजकल कई सारे नए बच्चों को लगता है कि समाज बहुत प्रोग्रेस कर गया है, अब कास्ट वास्ट पे इतनी बात नहीं होती ना, लोग कास्ट इतना मानते हैं ना, कास्ट के बेस पे इतना डिस्क्रिमिनेशन बचा है अब। पर फिर कई बार रियलिटी चेक होता है जब पता चलता है कि जाति हमारे देश में कभी नहीं जाती। इस हफ्ते चंडीगढ़ के IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने अपने सीनियर्स पे आरोप लगाया कि वो उनके साथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसके चलते उन्होंने अपनी जान ले ली। ही डाइड बाय सुसाइड। उन्होंने कई सारे सीनियर अधिकारी इंक्लूडिंग IPS एंड IAS ऑफिसर्स पे आरोप लगाया था। अभी जांच बैठी है एंड मीनवाइल रोहतक SP नरेंद्र बिजनारिया को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये बहुत हाई प्रोफाइल मैटर है, यहाँ पे एक्शन नहीं तो कम से कम रिएक्शन तो आना ही था। तुमको अब हरियाणा से थोड़ा नीचे खिसका के ले चलता हूं यूपी में। रायबरेली जिले में खबर उड़ी कि एक गिरोह है जो ड्रोन से लोगों के घर में चोरी कर रहा है। ड्रोन चोर घूम रहे हैं और इसी चलते एक दलित व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उस पर आरोप लगाया कि तू ही है ड्रोन चोर। ना कोई सबूत ना कोई गवाह, बस अफवाह के बेसिस पे गांव वालों ने इस व्यक्ति को पकड़ा, मारा, पीटा, उसकी जात को गाली दी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट स्लर, उसके मुंह पे पेशाब कर दी और उसकी वीडियो बनाई और वीडियो वायरल कर दी और मार मार के उसकी हत्या कर दी। और भी केस की कई विचलित कर देने वाली डिटेल्स हैं, आप जानना नहीं चाहते हो पर आपका जानना जरूरी है। बात रही वीडियो की, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ना आप देख पाओगे। फिलहाल पुलिस ने इस पर जांच चालू कर दी है, FIR दर्ज हो चुकी है और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अब रायबरेली पड़ता है यूपी में, जहां है योगी सरकार, पर रायबरेली के जो MP हैं वो है राहुल गांधी। तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारा प्रशासन, तुमने क्या किया, हमने क्या किया, ये तो चल ही रहा है। वीडियो में एक पार्ट है जहां एक व्यक्ति बोलता है अरे सब बाबा वाले हैं। ऑनलाइन सब कंफ्यूज दिखे, कोई किसी को लगा योगी की बात हो रही है, कोई कह रहा है अम्बेडकर की बात हो रही है। खैर, जिस बेढंगी से उसके साथ सलूक कर रहे थे, जिस बेरहमी से उसको मार रहे थे ना, वो आप देख के समझ सकते हो कि वो जो मार रहे हैं वो अधिकार समझते हैं अपना उस पर। उनको लगता है, उनके अंदर कोडेड है, और वो है भी ना टोनैलिटी में ही है, क्योंकि जो माना जाता है, अगर आप बोल के भी देखो तो कैसे बोलते हैं, ये तो अपर कास्ट है तो लोअर कास्ट है। जो जात के नाम पे जो भेदभाव है ना, वो भाषा में ही कोडेड है। हमें कई बार लगता है जाति भेदभाव सामाजिक स्तर की प्रॉब्लम है, लेकिन जब ऐसे केसेस सामने आते हैं, जब इसकी बिल्कुल रॉ रियलिटी देखते हो, तो समझ में आता है ये समाज तो बहुत दूर की बात है, अभी हम सोच बदलने के स्तर पे हैं। अगली खबर है एजुकेशन से। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको दृष्टि IAS का नाम पता होगा। हाल ही में दृष्टि IAS को CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 5 लाख रुपए का फाइन लगाया है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब न्यूज आगे बताऊं उसके पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो। कभी भी कोई रिजल्ट आएगा ना, IIT IAS नीट, तुम देखना सारे कोचिंग सेंटर वाले बिलबोर्ड छपा देते हैं, और ध्यान से देखोगे तो 2-3 चेहरे होंगे जो अलग अलग कोचिंग सेंटर के होर्डिंग में कॉमन दिख जाएंगे तुमको। अब होता क्या है कि बच्चा अमूमन 1 या 2 कोचिंग में ही पढ़ता है, पर एग्जाम के कुछ ही दिन पहले हर कोचिंग सेंटर वाले कुछ मॉक टेस्ट करवाते हैं,
जिसकी एंट्री फ्री होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी डिटेल्स आ जाती हैं और जिस दिन रिजल्ट आता है एक्सेल शीट से नाम सीधा उनके बिलबोर्ड पर। अब इस केस में भी ऐसे ही हुआ। कोचिंग ने बोला कि हमारे भैया 216 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बाद में सीसीपीए ने फाइन लगाया और बोला कि भैया 216 में से 162 तो वो हैं जो सिर्फ आपके मॉक टेस्ट देने आए थे। पढ़ाई तो उन्होंने खुद ही की थी, गाड़ी की सिर्फ टेस्ट ड्राइव ली, इसका मतलब ये नहीं कि किस्त भी वही भरता है। इट्स नॉट जस्ट वन, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन कोचिंग कल्चर। बच्चा एक बार सिलेक्ट क्या हो जाए, सारे आ जाते हैं अडॉप्ट करने। हमारा बच्चा है, क्यों? हमारे पेन से लिखा था। अरे तुम्हारे पेन से लिखा था, हमने तो ऑल द बेस्ट बोला था। अरे पर मॉक टेस्ट तो हमारे यहां दिया था। पर अंकल मैं तो सेल्फ स्टडी वाला हूं। इन मामलों में कोचिंग सेंटर वाले मोदी जी से बड़े इंस्पायर्ड होते हैं। फीस छोड़े ना छोड़े, क्रेडिट नहीं छोड़ते। वाह मोदी जी वाह। खैर मोदी जी इंस्पायर्ड क्यों ना हो, नाम ही विकास है। गई दृष्टि आईएएस की स्पॉन्सरशिप। सुप्रीम कोर्ट से हर हफ्ते न्यूज आती है। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की न्यूज आई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई अपना कोर्ट रूम संभाल रहे थे और उसी बीच सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर खड़े होकर उनकी तरफ जूता फेंक के मारते हैं। हमला अचानक से हुआ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगाओ तो जॉली एलएलबी का सीन था, वैसे ही है। नोटिस लगवाओ कि सुसरा कल से कोर्ट में कोई भी जूता पहन के नहीं आएगा। अब जूता फेंक के क्यों मारा, कॉन्टेक्स्ट समझ लो एक बार। कुछ टाइम पहले एक पीआईएल दर्ज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा खंडित कर दी गई है और उन्होंने पीआईएल में कहा कि भैया इसको रिस्टोर किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया ये पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तुम्हारी पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, हमारा काम नहीं है। जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बोलो, उनके अंडर आता है मंदिर, या फिर जाके खुद भगवान विष्णु से बोल दो, वो खुद कर लेंगे अपना काम। एंड ये लास्ट वाला पार्ट कि भगवान से जाके खुद बोल दो वगैरह वगैरह, इस पे लोग ऑफेंस ले गए। अब यहां पे कोर्ट भगवान हिंदू मुस्लिम एंगल, न्यूज चैनल वालों ने लड्डू बांट दिए अपने कि कंटेंट मिल गया एक हफ्ते का। To make comments which are genuinely hurtful to 100 crore Hindus of this country. Ask yourself, would you speak like this of the Muslim community? The sitting Chief Justice of India owes an apology to the Hindus of India. अंजना ओम कश्यप भाई एक स्क्रीन में ऑडियंस पोल किया कि किस भगवान की कितने फैन हैं। ओ 46% भगवान शिव के हैं, ओ इतने % गणपति जी को मान, इतने % हनुमान जी। मैडम पोल कहां से किया तुमने, पहले ये बताओ। समझे बिना कोई बात कहना सही नहीं होगा। एनीवे, जो बीआर गवाई ने कहा भले ही कुछ और कहना चाहते थे पर उसको बेहतर तरीके से कह सकते थे। अंग्रेजी में इसका क्लासिक लाइन होती है, इट वाज नॉट सेड इन अ गुड टेस्ट। मतलब वो सिर्फ जस्टिस नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो जो कुछ कह रहे हैं उनकी बातों की कुछ मर्यादाएं होती हैं। पर जो उन्होंने कहा वो गलत था, तो उन पर जूता फेंकना तो बहुत ही ज्यादा गलत था। हालांकि वो अपने पावर के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकते थे और भी स्ट्रिंजेंट लॉज लगा सकते थे, बट उन्होंने उसको जाने दिया। पर जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हाँ हमारे धर्म का अपमान हुआ तो सही मारा, भाई ऐसा नहीं होता। वरना फिर क्यों ऑफेंस ले लेते हो कि मोदी जी को गाली दे दी, मोदी जी को गाली दे दी। नेता तो गाली खाते ही रहते हैं, पर भाई दिक्कत वही है ना कि प्रधानमंत्री को गाली नहीं दो। इज्जत व्यक्ति नहीं पद की है। नॉट जस्ट दैट, मजाक इस चीज का कहीं भी उड़ा लें, पर ये सीजीआई को जूता फेंक के मारना, चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मारना, ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ वर्बल नहीं है, फिजिकल असॉल्ट है। अच्छा, मार देने से याद आया, बात करते हैं सोनम की। मेरठ वाली नहीं, माय मिस्टेक, लद्दाख वाला। आपको पता होगा सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है और वो इस वक्त जेल में बंद है। और इस हरकत को गैर कानूनी बताते हुए उनकी धर्मपत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। और इस हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख प्रशासन को नोटिस इशू किया है और आने वाली 14 तारीख को इस पर वो सुनवाई भी करने वाले हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश के परासिया से, जहां पर सिस्टम ने 20 बच्चों की जान ले ली। एंड मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां पे कह रहा हूं कि पूरे सिस्टम ने जान ली। दरअसल परासिया में एक फ्लू फैला, कई सारे बच्चों की बीमारी हुई, डॉक्टर्स को दिखाने गए और एक डॉक्टर ने वहां पर एक कफ सिरप का नाम लिख दिया। अब अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो कफ सिरप में क्या दिक्कत है आपको पता होगा। अब ये वाला कफ सिरप भी ऐसे ही मिलावटी था और इसको पीने की वजह से वहां पे सिर्फ 2-3 दिन के अंदर 24 बच्चों की जान चली गई। हाँ, बच्चे बीमार पड़े, माओ ने अपने हाथ से चम्मच से उनको कफ सिरप पिलाया कि बच्चा ठीक हो जाएगा, वो उसी की वजह से मर गए। नौ याद करो, एक केमिकल के बारे में बताया था, डाइथिल ग्लाइकोल, जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, बहुत दिक्कत होती है ह्यूमन बॉडी में, 0.1% में दिक्कत हो जाती है। इस कफ सिरप में 48% था, मतलब टोटल जहर जो बच्चों को बेच दिया गया। और शुरू में बिल्कुल ऐसे ही जा रहा था, खाली मामला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब थोड़ा आउटरीच हुआ तो 20 दिन बाद सरकार ने एक्शन लिया और किसको अरेस्ट किया? वो डॉक्टर जिसने लिखी थी और वो जो मेडिकल फार्मेसी वाला जिसने ये दवाई दी थी। दवाई हाँ, ये सही है, खाने का मसाला खराब निकले तो शेफ को कूट दो, एवरेस्ट MDH की थोड़ी कोई गलती है।
बाद में जब पब्लिक आउटरीच और हुआ तब जाके तमिलनाडु से श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स जिन्होंने सिरप बनाई थी उसके मालिक को अरेस्ट किया गया। और अकेला ये नहीं है, बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मार्केट में दवाई बिकना मतलब उसका फॉर्मुलेशन होना, उसको सर्टिफिकेट मिलना, अप्रूवल मिलना, जब तक 4-5 बाबुओं की मुहर नहीं लगी होगी वो दवाई फैक्ट्री से फार्मेसी में नहीं आई होगी। और ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ है लोगों का। अभी तो मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, नोएडा में सबसे ज्यादा फेक पनीर मिलता है। वहां पे कुछ ऑफिशियल्स ने 1000 किलो फेक पनीर पकड़ के उसको डिस्पोज किया, तो उन्हीं के खिलाफ एक्शन हो गया, क्योंकि उससे जो पैसा आ रहा है ना, ब्लड मनी, ये बहुत लोगों में बटता है। अगली न्यूज सुनो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और उनकी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर। अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट के गलियारों पे जाओगे तो आपको ऐश्वर्या राय और बाकी सारी और इंडियन एक्ट्रेस की कई सारी डीप फेक वीडियोस मिल जाएंगी, सम ऑफ देम बीइंग वेरी पोर्नोग्राफिक इन नेचर। अब इस प्रॉब्लम को इन्होंने लीगली काउंटर करने की कोशिश की, एक प्ली फाइल की और कहा कि इनकी पर्सनैलिटी राइट्स यानी कि इनकी आवाज, इनका चेहरा, इनकी परमिशन के बिना लोग यूज कर रहे हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी राइट्स का हनन है। और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रूलिंग दी है कि किसी भी सेलिब्रिटी की आइडेंटिटी को मिसयूज नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, अगर किसी ने उसको शेयर किया या बेचा वो भी इलीगल है। एंड दिस न्यूज बिकम्स वेरी रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई। जब से एआई आया है, आप कोई भी प्रॉम्प्ट डाल के किसी की भी कोई वीडियो जनरेट कर सकते हो, किसी को भी कुछ कहता हुआ दिखा दो। इनफैक्ट इसको लेकर कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, जहां शाहरुख खान आवाज में आके कहता है मैं फलाना फलाना ऐप यूज कर रहा हूं, मैंने इतने पैसे बनाए, और लोगों को नहीं पता होता, लोग मासूम होते हैं, उनकी आवाज सुन के उनको लगता है कि यही इंसान बोल रहा है, वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है। एक और डीपफेक मैंने देखा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर रहे थे कि सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। क्या आप सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख आ गए? गलत बात है ना, ऐसी झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, लोग उम्मीद लगा लेते हैं। बात तो सही है, बट हाँ, ये एडवाइजरी थोड़ी नुआंस्ड है, इस पे एकदम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, वरना तो आधी दुकानें देश की बंद हो जाएंगी। वरना चौरसिया पान वाले के एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, अरोरा ऑप्टिकल्स को शाहरुख खान चला रहे हैं, और सलमान खान का ब्रेसलेट नहीं हो तो कोई जूस वाला जूस बेच पाएगा बताओ। पर पता है ऐश्वर्या राय की सबसे ज्यादा फोटो कहां दिखती है? सबसे ज्यादा कभी नोटिस करना, बिंदी के पैकेट पे। हम दिल दे चुके सनम में ना उसका वो बिंदी वाला कैरेक्टर है, तो बिंदी के सारे पैकेट में ऐश्वर्या राय की फोटो। चलो एंटरटेनमेंट न्यूज की बात करते हैं। इस हफ्ते थिएटर में लगी है ऋषभ शेट्टी की मूवी कांतारा, और इस मूवी ने ना सिर्फ नेशनल बल्कि कमाई के मामले में इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लोग इतना इसको देखने जा रहे हैं कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, which is more than top grossing films like Taylor Swift's official release party of a Showgirl, One Battle After Another and Avatar जो रिलीज हुई थी। The film has now become the highest grossing film in the world in its opening week। अब अगर तुम्हें कंतारा देखने जानी है तो उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि समझ लो। ये तुलुनाडु के एक फेस्टिवल पे बेस्ड है। अगर तुम मैप पे जाओगे ना तो साउथ कर्नाटका, अपर केरला के जो कन्नूर, कोड़िकोड, कासरगोड, ये जो डिस्ट्रिक्ट होती है, जहां पर एक फेस्टिवल होता है भूता कोला। ना भूत शब्द से पहचान गए हो, यहाँ के जो आदिवासी होते हैं वो अपने स्पिरिट्स को पूजते हैं, यानी कि भूतों को, और वो मानते हैं कि उनके देव आते हैं और वो उनसे बात करते हैं और उनको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बट आई रिकमेंड कि तुम ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन वाले एंगल में जाना ही मत, क्योंकि दिस मूवी इज फिक्शन एट इट्स फाइनेस्ट। अगर तुम पूछोगे भाई मूवी देखनी है कि नहीं, मैं तो कहूंगा बाकी छोड़ो, सिर्फ 2 चीजें, एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी। क्योंकि जो भूता कोला होता है वो ऐसे होता है, एक सेकंड कुछ मैं दिखाता हूं। 2 साल पहले गया था, जब अपने संडे भारत किया था, तब वायनाड के पास एक गांव में गए थे, तब मैंने ये फेस्टिवल देखा था, और कुछ शायद पड़ा होगा इमेज। कहाँ गया? One eternity later. हाँ, मिल गया। ये वहां के लोकल लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, और वहीं पर एक आर्टिस्ट दैव्य बना हुआ है जिसकी पूजा की जा रही है। एंड दिस इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। अब ये फेस्टिवल जैसे बड़े पर्दे पर दिखाया गया है, वो देखने लायक है। इनफैक्ट ये एक साउथ के सिनेमा की अब खासियत हो गई है, जिस तरह से वो अपने एक्शन सीक्वेंसेस, कलर, फायर, नाइट, कॉन्ट्रास्ट, इसको दिखाते हैं, उसके कंपैरिजन में 600-700 करोड़ लगा के आदि पुरुष का वीएफएक्स बच्चों का काम लगता है, और चलेगी भी तेरे बाप की। एंड दूसरा है एक्टिंग। बहुत कम ही होता है कि मूवी का जो मेन किरदार होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो आपको मतलब एक तरह से कैप्चर कर लेता है। जो मेन लीड है, जो देव बने हैं, जो हीरो बने हैं ऋषभ शेट्टी, वही उस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और जब ये छोटे थे तब खुद ये देव बन के परफॉर्म किया करते थे। तो अपने कल्चर को, जो उनका विजन है, जो सोचा है, जिस तरीके से उसको बड़े पर्दे पे उतारा है, ब्रिंग्स द कैरेक्टर टू लाइफ। तो अभी हाउसफुल चल रही है, 1-2 शो पहले ही बुक कर लेना, और अगर देखनी है तो मैं कहूंगा सिर्फ बड़े पर्दे पे ही जाके देखना, क्योंकि लैपटॉप पे वो मजा नहीं आएगा। जस्ट वॉच कांतारा चैप्टर 1 फॉर 2 थिंग्स, एक्टिंग एंड सिनेमेटोग्राफी, एंड दैट इज माय रिकमेंडेशन ऑफ द वीक।
अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी स्टडीज सामने आती रहती है, पर यहां पे दो चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो सैंपल साइज कितना है। अगर कोई स्टडी है जो कह रही है कि भैया 400 लोगों पे स्टडी की हमने, तो सैंपल साइज इतना अच्छा नहीं है। पर अगर वही स्टडी है जो कह रही है कि हमने 2 लाख लोगों पे स्टडी किया, देन इट गिव्स यू अ मोर क्लियर पिक्चर। दूसरा इज ड्यूरेशन ऑफ टेस्टिंग। हमने 2 लाख लोगों पे स्टडी किया लेकिन एक दिन के लिए, क्या फर्क पड़ता है, सबकी दिनचर्या अलग हो सकती है। पर हां, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल लगे जाते हैं, तब समझ में आता है कि हां क्या एक पैटर्न बन के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट करने से आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, इसको लेकर 2 लाख लोगों पे स्टडी की और 14 साल तक इनको ऑब्जर्व किया। लोग किस टाइम काम करते हैं, कैसा काम करते हैं और कितना काम करते हैं, वगैरह वगैरह। 2 बंच, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। 9 to 5 आप दुकान पे जा रहे हो, बैंक एम्प्लॉय, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कई सारी ऐसी नौकरी होती हैं जिसमें रात को काम करना पड़ता है, जैसे कि वॉचमैन और कंटेंट क्रिएटर। स्टडी में पता चला है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में किडनी स्टोन यानी कि पथरी की संभावना 15% ज्यादा होती है। क्या कह रहे हैं, बियर पी के क्या लॉजिक है कि बियर पियो तो पथरी ठीक हो जाएगी? अरे मूड ठीक होता है उससे। और बूढ़े तो बूढ़े, जवान लोगों में ये रिस्क और ज्यादा होता है। जवान लोग बियर भी ज्यादा पी सकते हैं। और ये सिर्फ एक स्टडी की बात नहीं है, ऐसी कई सारी स्टडीज हुई हैं जो बताती हैं कि अगर आपका स्लीप शेड्यूल ठीक नहीं है, अगर आप सेम टाइम पे सो रहे हो, सेम टाइम पे सो के नहीं उठ रहे हो, आप बस यहां वहां चलता है मामला, तो आगे जाके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं सोते हो, टाइम पे नहीं उठते हो, तो आपका सर्केडियन रिदम डिसरप्ट होता है, थोड़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, हाइड्रेशन लो होता है। और ये मैं नॉलेज से नहीं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। 1 बजे तक तो मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूं ना। अच्छा, स्केड्यूल से याद है, स्केड्यूल कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। डिपेंड करता है मैं कितना प्रेटेंशियस हूं। जी मैं तो टेम कहूंगा, टेम। कौन से बोर्ड से पढ़ा हूं मैं? ब्लैक बोर्ड से। शेड्यूल कहते हैं, फिर ठीक है। शेड्यूल से याद आया, हमारे यहाँ ट्रेन बुकिंग्स में एक बड़ी दिक्कत होती है। एक तो भाई सीट नहीं मिलती, तो महीनों पहले एडवांस में बुकिंग करा के रखना होता है। जैसे अभी दिवाली आ रही है, आपको घर जाना है, हो सकता है आपने अभी बुकिंग करके रख ली हो, लेकिन अगर आगे जाके आपका प्लान चेंज हो गया या जिसके यहाँ जा रहे हो उसका प्लान चेंज हो गया, तो आप अपनी बुकिंग कैंसिल कर पाते हो लेकिन रीस्केड्यूल नहीं कर सकते। यही होता है ना बस में ट्रेवल करने वाले। बट अगले साल से ये बदलने वाला है। स्टार्टिंग 2026 इंडियन रेलवेज विल अलाउ यू टू रीस्केड्यूल योर बुकिंग डेट। अगर 20 तारीख की कंफर्म टिकट है और नहीं जाना उस दिन, 22 की टिकट अवेलेबल है, तो आप बिना किसी शुल्क के अपनी बुकिंग 22 को पोस्टपोन कर सकते हो। कुछ पायलट रन अभी किए जा चुके हैं और अगले साल जनवरी से ये सुविधा लागू हो जाएगी। अगले साल, अभी दिवाली पे अगर टिकट नहीं हो तो लटक के जाना। फिर इस हफ्ते ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी पब्लिश की, जो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये स्टडी वही बताती है जो इतनी सारी स्टडी इतने सालों से कहती आ रही है कि इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से डायबिटीज और अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCD होती आ रही है। हमने पूरी वीडियो भी बनाई थी इस पे। खैर, ये जो ICMR का सर्वे है, ये करीब 1.25 लाख लोगों की डाइट और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कोरिलेशन बताता है। एंड इफ यू हैव बीन वाचिंग संडे शो फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो व्हाट्स कमिंग। अब बेसिक बायोलॉजी, खाने में जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उसके 3 पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब एक बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर का एक बैलेंस होता है। मान लो थाली में आप खा रहे हो रोटी, सब्जी, दही और सलाद, लेकिन एवरेज इंडियन डाइट में प्रोटीन फैट पीछे चलाता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है। हम ज्यादातर लोग इधर 4 रोटी सब्जी या फिर दाल भात यही तो खा रहे हैं। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज हम अपनी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट का 60% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो हाई GI कार्बोहाइड्रेट होता है, वो जब जाता है और उसको आप अच्छी तरह पचा नहीं पाओ तो फैट में स्टोर हो जाता है। और इस एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन से भारत में डायबिटीज और मोटापे की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। अगर आप देखोगे तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रोटी बहुत खाई जाती है और वहीं साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ में चावल का प्रचलन बहुत है। अब ये होते हैं ग्रेन्स। हालांकि हमारे देश में मिलेट्स भी मिलते हैं, ज्वार बाजरा, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। बस स्टडी में सिर्फ 3 स्टेट्स बताए गए ऐसे इतने सारे में से जहां पे मिलेट्स अच्छी तरीके से कंज्यूम होते हैं, जो है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। एंड मुझे पर्सनली लगता है इसमें राजस्थान का नाम भी इंक्लूड होना चाहिए। वहां भी बाजरे की रोटी खाई जाती है ना, अभी तो वैसे भी सर्दी का सीजन आ रहा, बिल्कुल बाजरे की रोटी, हल्दी की सब्जी, थोड़े घी के साथ। बट रोटी से कार्बोहाइड्रेट तो फिर भी ठीक है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है, वो ठीक है। सबसे बड़ा दुश्मन है चीनी, जो सबसे गंदा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और देश में 21 राज्य ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा चीनी खाते हैं या पीते हैं। हाँ, आधा कप चाय में जो आधा भगोना चीनी डालते हो ना तुम, तो निकल आती है उससे।
मैं किस मुंह से बोलता हूं ये सब? कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। एंड दूसरी तरफ वो न्यूट्रिएंट जिसकी हम इंडियंस को सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन, वो हमारी डाइट का सिर्फ 12% है। तभी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर आजकल हर रेसिपी को प्रोटीन रिच बनाने में लगे हैं। प्रोटीन रिच मैगी, प्रोटीन रिच दाल, प्रोटीन रिच पनीर, चॉकलेट में भी प्रोटीन डाल दिया, दही में भी प्रोटीन डाल दिया, एक दिन गुटके में प्रोटीन डाल देंगे ये लोग। देख रहा हूं। कुल मिला के बात यह कि हमारी डाइट में कार्ब ज्यादा है, प्रोटीन कम। 80% भारतीय ऐसे हैं जिनकी डाइट में प्रोटीन कम होता है, जबकि रिसर्च बताती है कि हम अपनी डाइट से अगर 5% भी कार्ब कम कर देंगे ना, तो डायबिटीज के केसेस जो अस्पताल भरे पड़े हैं ना, यहां इतने केसेस नहीं आएंगे। क्लासिक फॉर्मूला बताऊं, एक रोटी कम, थोड़े चावल कम, थोड़ी दाल ज्यादा, सलाद साइड में रखो ही रखो, और थोड़ा सा दही अगर साथ में ले लो तो ये बेसिक। और प्रोटीन कार्ब को हटाओ, फैट भी कम नहीं लेते। सिर्फ 2-4 स्टेट्स छोड़ दो तो हर जगह फैट की मात्रा भी बहुत है, उसमें भी सैचुरेटेड फैट। क्या खाते हैं? समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, बटर चिकन, दाल मखनी। अरे हटाओ, खाओ एल्पिनो सुपर ओट्स। ये है मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न और टेस्टी सॉल्यूशन। एल्पिनो इंडिया का क्लीन, टेस्टी, अफोर्डेबल और प्रोटीन रिच फूड ब्रांड है, शिल्पा शेट्टी की कसम। इनका मिशन इंडिया को एक प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन से प्रोटीन सफिशिएंट नेशन बनाना है, क्योंकि ये अपने हर प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी तरीके से रखते हैं। विद द हेल्प ऑफ मोस्ट अंडररेटेड सुपर फूड, पीनट्स। काजू की तो कतली बनती है, इसलिए ज्यादा इज्जत है मार्केट में। ज्यादा प्रोटीन मूंगफली में होता है। ये इनका कॉफी फ्लेवर्ड सुपर ओट्स, जिसमें रियल पीनट बटर, मूंगफली का पेस्ट और रियल कॉफी। ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ना कोई शुगर है, ना कोई प्रिजर्वेटिव है, फूड फार्मर की कसम। एंड ओट्स की सबसे अच्छी बात है, जैसे चाहो वैसे खा लो, मसाला डाल के खा लो, दूध में डाल के खा लो, गर्म दूध, ठंडा दूध, या दूध पसंद नहीं है कच्चे खा लो। सॉरी, ब्रांड वालों ने बोला स्कूप से खाना। बाय द वे, ब्रांड काफी ट्रस्टेड है, इनके रिव्यूज भी अच्छे हैं और ये शार्क टैंक पर भी आ चुके हैं। और अब भी भरोसा नहीं हो रहा तो मोदी जी ने भी मन की बात में एल्पिनो की बात की है। एल्पिनो हेल्थ फूड की रोज फूड से जुड़े युवा हेल्दी फूड के ऑप्शंस को लेकर नए नए इनोवेशन भी कर रहे हैं। आपके पास के मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, ट्राई करना। टेस्ट और आफ्टर टेस्ट दोनों अच्छा है। अच्छा, ऐसी एक प्रॉब्लम रहती है चेक्स के साथ। चेक कर मित्रा, था स्वैग चेक कर वाला चेक नहीं, चेक मतलब चेक कर बाउंस वाला चेक बाउंस। तो अगर आपने कभी बैंक में चेक दिया हो तो आपको पता होगा कि क्लियर होने में लगभग 1 से 2 दिन लगते हैं, जो काफी स्लो लगता है, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, आरटीजीएस, एनईएफटी आ गया है, जो घंटों में वो काम कर देता है ना। बैंक में अगर आप जाओगे, डिपॉजिट करोगे, स्लिप लोगे, 1-2 दिन लगते थे कन्वर्ट होने में, पर अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब बैंक्स में चेक्स भी विद इन अ फ्यू आवर्स क्लियर हो जाएंगे। 2-3 चीजें हैं, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर सकते हो, और वो चेक स्कैन होने के बाद दबाया नहीं जाएगा, वो सीधा क्लियरिंग के लिए जाएगा। और फिर रिसीविंग बैंक अगर 7 बजे तक उसको क्लियर नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाएगा। मतलब ओनस ऑफ क्लियरिंग इज ऑल्सो ऑन द बैंक। तो भाई आपका चेक आप 1 दिन में डिपॉजिट करो, वो क्लियर होना ही होना है। एंड हियर कम्स माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में एटीएम्स की तरह चेक्स भी बहुत जल्दी थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएंगे। अब जैसे जैसे यूपीआई आ गया है, सब 18 रुपए से लेके 18,000 तक की पेमेंट एक बार में कर देते हैं, तो कैश इतना लोग रखते नहीं है। और चूंकि कैश की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई है, इसलिए आप देखोगे जो नंबर ऑफ एटीएम्स इन द कंट्री है वो अब कम होने लगे हैं। ऐसी जो चेक्स हैं, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन होने लगा है, लोग सीधा सीधा यूपीआई पे लाखों का पेमेंट कर देते हैं, वरना ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत सीमलेस सिस्टम हो रहा है। इसीलिए अब चेकबुक रखना, चेक फाड़ना, उसको बैंक में डिपॉजिट करना, क्लियर करवाने की हेडेक, फिर उसमें भी आपको सामने वाली पार्टी का नहीं पता कि बाउंस ना हो जाए, वो डर। इसलिए मुझे लगता है ये चेक भी अब आगे जाके फ्लेक्स ही रहेगा, यूज नहीं करेंगे ज्यादा लोग। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज पिछले हफ्ते की है, मैं तब मिस कर गया था, इसलिए इस हफ्ते बता रहा हूं। अच्छा, तूने कभी साइकोलॉजी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, तुमको बस एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है, फिर कोई भी बकवास बात बोल देनी है और वो फिर बोलना है, हाय आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लेट मी एक्सप्लेन। सच कड़वा ही होता है, सॉरी। हाल ही में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो संस्था जो देश भर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको संचालित करती है, उन्होंने बताया है कि डिस्टेंस साइकोलॉजी डिग्री अब मान्य नहीं रहेंगी। दे हैव बैंड डिस्टेंस साइकोलॉजी डिग्रीज। हाँ, डिस्टेंस लर्निंग से जो सिगमेंट फ्रॉइड की औलादें पढ़ाई कर रहे थे, अब उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो अभी फिलहाल बता दूं, डिस्टेंस लर्निंग से लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो साइकोलॉजी की डिग्री कर रहे हैं। इनको तो दिक्कत आई है, जो कर चुके हैं ऑलरेडी उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी डिग्री का करें क्या।
और वो इसीलिए क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो 2021 के बाद नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कंट्रोल में आने लगी है। मतलब जैसे जैसे देश दुनिया में मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, साइकोलॉजी को लोग सीरियसली लेने लगे हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप डिस्टेंस लर्निंग से नहीं, आप आओ, आप तमीज से पढ़ो इसको, ये इग्नो से बीए इन साइकोलॉजी नहीं होगी। अच्छा, आम जनता यहां तुम्हें बताते चलो, ये डॉक्टर भी ना बहुत येड़ी प्रजाति होती है। ये बनते तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके अंदर भी अपना कास्ट सिस्टम चलता है, क्योंकि डॉक्टर ना एक ऑनररी टाइटल होता है। जरूरी नहीं कि जो शरीर का इलाज करे वही डॉक्टर कहलाए। कोई जो अपनी फील्ड में महारत हासिल करता है उसको भी डॉक्टरेट मिल सकती है, जैसे शाहरुख खान एक डॉक्टर है। तो इस चक्कर में जो बाकी डॉक्टर हैं, जो सही में 35-35 साल लगा के एमबीबीएस पीएचडी करते हैं, वो बाकियों को डॉक्टर नहीं मानते। जैसे हो गया ना तुमने गाइने, ऑर्थो, पीडियाट्रिशियन, ये बाकियों को डॉक्टर नहीं मानते। ये डेंटिस्ट को डॉक्टर ना माने, फिजियोथेरेपी को मसाज वाला बोले, और होम्योपैथी वाले को तो मिठाई वाला समझते हैं। डॉक्टर साहब सही बोल रहा हूं ना? है थोड़े घमंडी हो ना अंदर से? नहीं हो? लाइक कर दो फिर। कोई तरीका है भीख मांगने का? एक सेकंड, अभी अभी मुझे बोला गया है कि थेरेपी भी अलग अलग तरह की होती है। क्या बोला मैं मोहतरमा आपने? क्ले थेरेपी, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी। क्ले थेरेपी में क्या करना होता है जी? एक जगह जाते हैं जहाँ पे पॉटरी वो करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, तो किसी के भी साथ जाते हैं। अच्छा, पार्टनर के साथ जाते हैं, वो लेके आ सकते हो अपने घर उपहार जो तुम। अच्छा, पार्टनर के साथ जाके मटका बनाने का। दो चीजें मैडम, ना मेरे पास पार्टनर है और ना मेरे पास इतना फ्री टाइम है मटका बना के थेरेपी ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज। सरकार ने राबी क्रॉप्स पर एमएसपी बढ़ा दी है। अब अगर आपको एमएसपी नहीं पता तो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो किसान अपनी फसल उगाता है, सरकार उसको एक एमएसपी पर खरीद लेती है ताकि एक मिनिमम प्राइस मेंटेन रहे और किसान एक्सप्लॉइट ना हो। और ये एमएसपी होता है, ये अमूमन पर क्विंटल के हिसाब से होता है। और इस बार गेहूं पे 160 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी बढ़ा दी है। इसके बाद मसूर की दाल पे 300 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों पे 250 रुपए, चने पे 225 रुपए और जौ पे 170 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ा दी गई है। अब आने वाले टाइम में बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो सब बोल रहे हैं कि ये चुनाव को देख के किया गया है। कैबिनेट ने एस्टिमेट दिया है कि इस एमएसपी बढ़ाने से किसानों को लगभग 84,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन पर किंतु परंतु ये अगले साल 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए एमएसपी बढ़ाई गई है। इस साल सिर्फ वोट बढ़ाए गए हैं। सफेद कपड़ा मरून है, मरून है। अच्छा, अगली न्यूज सुनाने से पहले तुमको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। तुमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुना है? बोलते ना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, दरअसल वो क्या करता है, वो बाहर से सामान प्रोक्योर करके वो आता है शिप के थ्रू, पोर्ट पे डॉक होता है और फिर वहां से ट्रेन ट्रक के थ्रू वो बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाता है। सेम अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो जाएगा, पहले इंडिया के किसी पोर्ट पे जाएगा, फिर शिप पे जाएगा, फिर शिप से किसी दूसरे कंट्री वहां के पोर्ट पे जाएगा, फिर उस कंट्री जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस के बीच में बहुत सारी कस्टम ड्यूटी, फाइन, सेक्स, टैक्सेस, क्लियरेंसेस, ये सारी चीजें होती हैं जो वहां के पोर्ट ऑफिशियल्स बिजनेसमैन को देते हैं। तो अगर आपका कोई मित्र मर्चेंट नेवी में है तो आपको बताएगा कि इसमें होती है बहुत ज्यादा घूसखोरी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक का कंसाइनमेंट आया है, भैया जरा एक कार्टन हमारे यहाँ भिजवा देना। 3 करोड़ का है, ज्यादा नहीं, 3 लाख हमारे। विंट्रेक आईएनसी नाम की कंपनी है जिसके फाउंडर्स ने चेन्नई पोर्ट के कस्टम ऑफिशियल्स पे आरोप लगाया है कि भैया ये हमारे शिपमेंट में डिले कर रहे हैं और ये घूसखोरी कर रहे हैं। और जब मैं बोलूं कि हमारे शिपमेंट में दिक्कत कर रहे हैं तो सरकारी काम में उसका मतलब होता है कि अरे आपका ये वाला डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, अरे आपने ये वाली डिक्लेरेशन नहीं दी, अरे आपके शिपमेंट में ये कमी आ गई इस लॉ के तहत। देखिए, बहुत भारी भारी गलतियां हो गई हैं आपसे, थोड़ा तो आपको हल्का करना पड़ेगा मामला। अब इसी को लेकर विंट्रेक के फाउंडर हैं प्रवीण गणेशन। उन्होंने आरोप लगाया कि कस्टम ड्यूटी ऑफिशियल्स उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे उनको डॉक्यूमेंट दस्तावेज में फंसा रहे हैं और फिर उससे उनसे घूस की डिमांड कर रहे हैं। फिर बाद में कस्टम ऑफिशियल ने कहा कि नहीं भैया, हमने तो कुछ गलती नहीं की, इनका जो खुद का कंसाइनमेंट है उसमें बहुत सारी मिस डिक्लेरेशन है, मिस क्लासिफिकेशन है और बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस विद द लॉ हैं जी। और जब कस्टम डिपार्टमेंट से ये क्लैरिफिकेशन आए तो भाई साहब ने स्क्रीनशॉट सामने रख दिए कि एक बात बताओ, अगर घूसखोरी नहीं हो रही है तो ये 2 के डिस्काउंट पे 1.90 हमसे किस चीज पे मांगा जा रहा है? घूसखोरी में भी डिस्काउंट, बताओ, देखो क्या अच्छे दिन। अब इससे हुआ क्या, इनको 45 दिन का नोटिस दिया गया था, ये पब्लिक गए और जब इनको नहीं सुनवाई मिली तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपना बिजनेस बंद ही कर दिया। और अभी आप इनके रीसेंट ट्वीट्स देखोगे तो ये चाइना में जो समिट हो रही है, चाइना में जाके अपने बिजनेस लाइन कोशिश कर रहे हैं। और यहां अगर तुम इस इंसान को एंटी नेशनल बोल दो तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, क्योंकि ये बहुत सारे बिजनेसेस की प्रॉब्लम होती है कि जो अधिकारी होते हैं जिन पे उनका काम डिपेंडेंट होता है
कि भैया यहाँ पे थोड़ा दे देना, वहाँ पे थोड़ा दे देना, ये कर देना, वो कर देना। इसका तुम्हें क्लासिक एग्जाम्पल देखना है ना, क्लासिक बिल्कुल, तो इसी हफ्ते हम लोग की एक इंटरव्यू आ रहा है एक मुजफ्फरपुर के बिजनेसमैन के साथ, और उसकी कहानी एक बार सुनना तुम, कि कैसे अपना बेसिक काम चलाने के लिए उसको जगह जगह सरकारी अधिकारियों को घूस देना पड़ गया। मैंने अप्लाई किया, बिल्डिंग बन रहा था, तो मुझे एक कैलकुलेशन लगा कि लिफ्ट चलाना है, इतने सारे एसी चलाने हैं, तो मैं खुद ही गया बात करने के लिए नॉर्थ बिहार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस में। पहले उन्होंने मुझे 3.5 लाख रुपए का लिस्ट दिया कि ये सामान लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा, ये मैं भाई मैं कहाँ से खरीद कर लाऊंगा। ट्रांसफॉर्मर लगेगा, पर वो तो आपका काम थोड़ी है। वो आए बोले कि 1 लाख रुपए लगेगा अंडर टेबल, कि आपको टेबल के नीचे से आपको मुझे 1 लाख रुपए। मैं बोला सर मैं इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया हुआ, आपको लगता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे आपको मतलब देने के लिए? तभी उसने 75,000 रुपये लिए और मेरा काम देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज, और एक उसी में है हफ्ते की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज। इन दिनों कुछ देशों के फॉरेन ऑफिशियल्स अपनी इंडिया विजिट पर आए हैं। पहले तो है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी। नाउ इंडिया और अफगानिस्तान के काफी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन माने जाते हैं। मुत्ताकी साहब आए और 2 न्यूज हाईलाइट रही। एक तो दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दूसरा सहारनपुर के देवबंद में वो गए हुए हैं, जो इस्लाम में काफी पाक साफ जगह मानी जाती है। तो दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वुमेन जर्नलिस्ट, महिला पत्रकार अलाउड ही नहीं थी। अब अगर तुम अफगानिस्तान का तालिबान का रूल और उनकी सोच और उनकी राजनीति समझते हो तो तुम्हें पता होगा ये क्यों हुआ, और इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। बाद में एमईए ने क्लैरिफिकेशन जारी किया कि भैया इससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। जिस पर लोगों ने कहा क्या मतलब, आपके देश में आके कोई फॉरेन ऑफिशियल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उसमें कुछ हो रहा है, आप उसका बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। और ये बात हाईलाइट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ इंडिया अफगानिस्तान के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज हैं और वो आके कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से चीजें की जानी चाहिए। पर इंडिया की कुछ अपने वैल्यूज भी हैं। आप अपने देश में जैसा करते हैं करें, पर हमारे यहाँ स्टैंड लेना चाहिए था कि मेल फीमेल जर्नलिस्ट आर इक्वल, वी से इट सो, है ना। बोलना चाहिए था कि हमारे यहाँ बैन नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सेकंड, अपनी इंडिया विजिट पे हैं यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। कायर क्यों बोल रहे हो उसको तुम? और ये अकेले नहीं, 100 लोगों की डेलीगेशन के साथ आए। दोबारा कब्जा नहीं करना। नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक्स। और दोनों देशों के बीच में मिसाइल्स, इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन्स को लेकर 350 मिलियन पाउंड की एक डील हुई है। इसके अलावा यूके की कई सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन और भी कई सारी हैं, उनके कई सारे आउटलेट क्यों बोल रहा हूं मैं, वैसे बात तो एक ही होती है, क्या कहते हैं उसको, कैंपस, उनके कैंपस इंडिया में खुलेंगे। वैसे आउटलेट भी गलत नहीं है यार, हाँ कैंपस में आउटलेट होते हैं। तभी दोस्तों मैं फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं करता। बट कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज ऑफ द वीक एंड प्रोबेबली द एंटायर ईयर, इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो गया है। अब दोनों देश एक ट्रूस की तरफ, यानी कि एक समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली इतने सालों के डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन के बाद फाइनली अब गाजा में लोगों को पीस देखने को मिलेगा। खैर, जो पूरा पीस प्लान है वो फेजेस में होगा। पहले फेज में इजराइल गाजा से अपने ट्रूप्स हटाएगा, गाजा में जो एड है उसको अलाउ करेगा, और डील का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजराइल पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को वापस लौटाएगा और इजरायली हॉस्टेजेस को भी हमास वापस इजराइल भेजेगा। और अब अगर पता चलता है कि ये दोलन भाई की वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो नोबेल मैग्सेसे से फिल्म फेयर जो मांग रहा है वो दे दो उसको। अच्छा, हाल ही में नवरात्रों से पहले मोदी जी स्टेज पर आए थे, सबको संबोधित किया था, और इस बार हमारे पैसे निपटाने नहीं बल्कि बचाने की बात कही थी। बोले थे कि भैया हमने जीएसटी स्लैब्स कम कर दिए हैं, सेविंग्स का महोत्सव होगा, जीएसटी 2.0। और जो कि सच है, सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे टैक्स स्लैब्स कम कर दिए थे। जो 28% पे थे उनको 18% पे ले आए थे। कई सारी एसेंशियल कैटेगरीज थी जिनको आप 18% से लाके उन्होंने 5% पे रख दिया था, और ऐसा दिखाया गया था कि जनता को जीएसटी में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हो ना, उसका एक हिस्सा एज जीएसटी आप सरकार को टैक्स में देते हो। तो सरकार ने कहा कि हमने भैया वो जीएसटी थोड़ा कम कर दिया है, तो ओवरऑल जो आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी कम पड़ना चाहिए था। पर जीएसटी बेनिफिट्स देना एक चीज है और जीएसटी बेनिफिट्स मिलना दूसरी, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो जीएसटी बेनिफिट सरकार बता रही है क्या वो जनता को मिल रहे हैं, क्या सही में रेट कटा है या सिर्फ जनता का कटा है। और यही सवाल का जवाब देंगे इन द स्पॉटलाइट दिस वीक।
हाल ही में लोकल सर्कल्स ने देश के 300 से ज्यादा जिलों में 75,000 से ज्यादा ग्राहकों से बात की और उनसे पूछा कि भैया आप मार्केट में क्या खरीद रहे हो, किस कीमत पे खरीद रहे हो, पहले किस कीमत पे खरीदते थे और अभी जिस कीमत पे खरीद रहे हो क्या उसमें कमी आई है। और जिनसे पूछा उसमें आदमी भी थी, औरत भी थे, गांव के लोग भी थे, शहर के लोग थे, तो सैंपल साइज काफी था। सही बात है कि जीएसटी में कमी हुई है, पर मार्केट में आप जाओगे और पुराना सामान खरीदोगे तो आपको एमआरपी में कोई अंतर नहीं दिखेगा। इतने बड़े टैक्स कट हुए कि समझ नहीं आ रहा सरकार किसकी जेब में हाथ मार रही है, हमारी या कंपनीज की, क्योंकि सभी इनसिक्योर घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जो पैक्ड खाने के सामान होते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, पहले जिस दामों पे जनता खरीद रही थी अभी भी उस दामों पे खरीद रही है। जब ये बात ब्रांड से पूछी गई तो बोल रहे हैं कि भैया बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना मार्जिन बढ़ा दिया। डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो ब्रांड्स हैं इन्होंने बेस प्राइस बढ़ा दी है प्रोडक्ट की। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, मान लो एक चिप्स का पैकेट है 20 रुपए का, सरकार उस पर 5 रुपए टैक्स लगाती है, कुल मिला के आप एमआरपी पे करते थे उसकी 25 रुपए। फिर एक दिन सरकार आगे कहती है कि भैया हमने इसका ना 2 रुपए टैक्स कम कर दिया है। आप खुश कि बड़े वाह 23 रुपए का मिलेगा, लेकिन फिर कंपनी क्या करती है कि 2 रुपए से उसकी बेस प्राइस बढ़ा देती है, 22 रुपए कर देती है, 3 रुपए उसमें टैक्स मिला, आपको फिर भी 25 रुपए का ही पड़ रहा है वो। इस केस में सरकार ने बेनिफिट दिया तो, पर आप तक पहुंचा नहीं क्योंकि कंपनी ने रख लिया। और ये ज्यादातर 15-20 रुपए की चीजों में ही हो रही है। 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी? भाई पूछना तो पड़ेगा ना। जीएसटी कट्स के बाद कंपनी ने बेस प्राइस इतना बढ़ा दिया कि लेने के देने हो गए हैं। अच्छा, कंपनीज की एक और टैक्टिक सुनो, सस्ता नहीं करेंगे, ऐसा करो ज्यादा सामान ले लो। कुछ कंपनीज ने प्राइसेस कम करने की बजाय बिना पूछे बिना मांगे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा दी। वो नहीं देखा तुमने 100 रुपए का डिटर्जेंट पैकेट है, अब 80 का बिकना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा करो 10% एक्स्ट्रा ले लो। इनफैक्ट इस बात पर तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे तक कह दिया है कि इंक्रीजिंग क्वांटिटी विदाउट रिड्यूसिंग द एमआरपी आफ्टर जीएसटी कट्स अमाउंट्स टू डिसेप्शन। सिंपली पुट, कीमत काटो, जनता का नहीं। अच्छा, खुदरा व्यापारी तो छोड़ो, ज्यादा कंप्लेंट आ रही है ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, क्योंकि यहां चलती है डायनेमिक प्राइसिंग। ये अपने हिसाब से कीमत घटाते रहते हैं, तो आप पता ही नहीं कर सकते कि इन्होंने कम की या ज्यादा की। उन्होंने अभी भी रखे हैं पुराने प्राइस। जब स्टॉक अपडेट होगा तब सिस्टम अपडेट होगा, और कौन जाने कब स्टॉक अपडेट होगा। एंड टू बी फेयर टू द कंपनीज, कुछ सिस्टमैटिक डिलेज भी हैं। भाई कोई भी कंपनीज चाहेगी कि जो एग्जिस्टिंग सामान है, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जिसको महंगा बिकना चाहिए था वो पहले महंगा बिके, फिर जब उनका नया स्टॉक आएगा सिस्टम पे, उनको जीएसटी बेनिफिट मिलेंगे, तभी वो ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो 19-20 हो रहा है, ये हो कहां रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर, यानी कि एफएमसीजी। बेसिकली किराने की दुकान पे तुम्हें जो मिलता है। जब लोगों से पूछा गया कि जो आप पैकेज्ड गुड्स लेते हो, जिसमें जीएसटी 18 से लेके 5% कर दिया गया, उसमें आपको बेनिफिट मिला, तो सिर्फ 10% लोगों ने बोला है कि हाँ भाई पुराने ज्यादा सस्ती चीजें मिली हैं। तो 20% लोगों ने बोला कि भैया सस्ता हुआ है पर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, और आधे लोगों को तो कुछ सस्ता दिखा ही नहीं। लोग आज भी पूछ रहे हैं 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? दूसरा, फार्मा इंडस्ट्री, यहां पे भी रेट कट हुए। और ड्रग्स की बात करें तो नहीं लेने चाहिए, बट मैं वो डिफरेंट ड्रग्स की बात कर रहा हूं। सरकार ने दवाइयों में भी जीएसटी बेनिफिट्स दिए, पर ग्राउंड रियलिटी में जब लोगों से पूछा गया तो सिर्फ 10% लोगों ने बोला कि उनको दवाइयां सस्ती पड़ी, जबकि 60% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो अभी भी पुराने दामों पे ही दवाई ले रहे हैं। बट यहां भी अगर आपको फ्लिप साइड देखना है तो दवाइयों की शेल्फ लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, तो यहां पे आपको चेंजेस देखने में थोड़ा समय लग सकता है। खाने पीने दवाइयों के अलावा एक और सेक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस। यहां भी जीएसटी 28 से लेके 18% किया गया, और यहां पे लोगों को बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। मतलब वो लोग जो फ्रिज, एसी, टीवी वगैरह लेने गए, जब इनसे पूछा गया तो इनमें से कुछ लोगों ने बोला कि हाँ भैया हमको थोड़े बेनिफिट देखने को मिले हैं, लेकिन यहां भी हर 3 में से एक व्यक्ति ने बोला कि नहीं, अभी भी पुराने दामों पे ही सामान खरीदा है हमने। लेकिन इस सेक्टर में प्रॉब्लम है डिमांड सप्लाई की। चीजें सस्ती हो गई तो डिमांड तो बढ़ गई है, पर सप्लाई कीप अप नहीं कर पा रही। आखिरी वो सेक्टर जहां सबसे ज्यादा जीएसटी बेनिफिट्स देखने को मिले हैं वो है ऑटोमोबाइल। अगर आप गाड़ी खरीदने जाओगे, खासकर अगर आप 1500 सीसी से कम की गाड़ी लेते हो, मतलब अगर आप वैगनार लेते हो, स्विफ्ट लेते हो, टियागो लेते हो, ऐसी गाड़ी लेते हो, तो लोगों को बेनिफिट देखने को मिले हैं। और यहां पे फायदा देखना लाजमी भी है, क्योंकि गाड़ियों में एओवी जो होता है, जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है, बहुत ज्यादा होता है। 6 लाख से कम की कौन सी गाड़ी आती है, और जब प्रोडक्ट लाखों में चला जाता है तो 5-6% का भी अगर डिफरेंस आता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीएसटी बेनिफिट्स दिए तो गए हैं, पर अभी सारे लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर चाह रहे हैं कि जो पुराना स्टॉक है वो पहले निकल जाए। जब नया स्टॉक आएगा, उनका सिस्टम अपडेट होगा, तो दिवाली तो नहीं पर शायद क्रिसमस, न्यू ईयर तक बाजार में उसके बेनिफिट देखने को मिले। तो बिहार फॉर बिगिनर्स की अपडेट दे देता हूं। 3 एपिसोड हम लोग अपने चैनल पर डाल चुके हैं इस हफ्ते। एक जिसमें हम बिहार की एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कशिश बेटी है आपकी? हाँ। अच्छा, अभी कहाँ है? IIT भिलाई।
भिलाई देखो कैसे चेहरे पे स्माइल आ गई बोलते बोलते। अभी खुशी भी तो है ना, बेटी ने IIT निकाल लिया है। तुम निकाले कभी IIT? नहीं निकाल। नालायक हो ना, ऐसे थोड़ी मेहनती चाहिए होते हैं लोग, है ना, मेहनत लगती है। नहीं नहीं, नालायक नहीं है। अरे बहुत नालायक है, आपको नहीं सबका पता। अपना नसीब रहता है। दूसरा जिसमें हम बिहार की फ्लड कवर करते हैं। इमेजिन करना मुश्किल है अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक टाइम पे दादाजी बता रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ तुम्हें पेड़ दिख रहा है वहाँ उनका घर हुआ करता था। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 किलोमीटर का एरिया होगा। जो कुछ भी था सब बह गया। तीसरा जिसमें बिहार की हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपोज करते हैं। होना ये चाहिए कि इस टाइम पे यहाँ पे सरकारी कुछ किताबें होनी चाहिए। वो यूथ जो कभी नौकरी नहीं ले पाया वो यहाँ पे आके पढ़े, सरकारी नौकरी अगर ही उसके पास ऑप्शन है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करे। ये हालत है। ऊपर देखो तुम, ये है सबसे बढ़िया व्यवस्था से दिखाएगी कि छपरा भी आधा छप्पर उड़ गया उसका। तीनों वीडियोस चैनल पे लाइव हैं, बहुत लोगों को पसंद आ रही है एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक बिहार फॉर बिगिनर्स सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत मेहनत से पूरी सीरीज निकाल रहे हैं। हर हफ्ते चैनल पे वीडियोस आती हैं, प्लीज जरूर देखना। मीडिया इज शोइंग दिस टू हाइड दिस। और उसके कुछ साथियों ने हम पर हमला किया। एक वीडियो हमारे सामने आया है जिसमें हमारे भाई डेकी सुगी को गालियां बकी गई। क्या भाई चल रहा है आजकल इंटरनेट पे? जो हमारा भारतीय यूथ है ना वो एक मुहिम में लगा हुआ है। उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया, वो प्यार की लड़ाई कर रहे हैं। और प्यार की लड़ाई क्या, जैसे कि नोबिता वो शिजुका को प्यार करता है लेकिन उसकी चक्कर में डेकिसुगी का प्यार कुर्बान हो रहा है और उसकी चक्कर में जो है हमारी जायको की कोई नहीं पूछ रहा। फिर शिजुका के बाप भी आ गया कि अरे हमारी बेटी से भी तो कुछ पूछ लो किसके पास जाना है। फिर एक और तबका आ गया कि अरे यो तुम नोबिता शिजुका की बात कर रहे हो, है भीम चुटकी का क्या, वो तो इंदुमती के साथ चला गया। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे देश पीछे क्यों जा रहा है, चाइना इतना आगे क्यों आ रहा है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। अरे गौतम भाई का फोन आ गया। हाँ गौतम भाई क्या हाल है? एकदम मस्त चंगा सी। कैमरा है, रिकॉर्ड पे हो और तुम स्पीकर पे हो। मुझे ये बताओ शिजुका को किसके साथ जाना चाहिए, नोबिता या डेकिसुगी? भाई मेरे में क्या कमी है? सॉरी भाई मैं भूल ही गया था कि एक कंटेंडर अपना देसी भी तो है। अमेरिका क्या कहता था? अरे बस यही मत करेक्टर है। Why is the government silent now? शिनचैन समाज से फुल सपोर्ट। भाई तुम्हें क्या लगता है कि शिजुका किसके साथ जानी चाहिए, डेकिसुगी या नोबिता? मैं तो नोबिता के सपोर्ट में। तू खुद जियान है, तू खुद अपने सपोर्ट में क्यों नहीं है? तू ये क्यों नहीं कह रहा कि मेरे साथ? जियान गुस्सा बढ़ना एस्टिमेट करते हैं, उसके साथ जाना चाहिए। हाँ, और तुम नोबिता के सपोर्ट में क्यों हो? तुम उसके सुनियो के सपोर्ट में क्यों नहीं हो? तुम निंजा हथौड़ी समाज से फुल सपोर्ट। जो आर्मी वाला होगा सिर्फ वही लाइक करेगा। ये निंजा हथौड़ी, ये वो वाली आर्मी की बात छोड़ो। पोकीमोन समाज से फुल सपोर्ट। बेंटेन समाज भी है क्या यहाँ पे? बारबी समाज है यहाँ पे। अरे राम, पावर रेंजर समाज, अरे ढोलकपुर और फुड़फुड़ी नगर का फुल सपोर्ट है नोबिता को। अरे भाई इसके आगे मैं नहीं झेल पाऊंगा भाई। क्या नोबिता समाज आ गया, डेकिसुगी समाज, पावर पफ गर्ल समाज भी आ जाएगा भाई। और पता पूरे इंटरनेट पे आजकल यही चल रहा है, आधे लौंडे नोबिता समाज के हैं, आधे लौंडे डेकिसुगी समाज के हैं। एक दूसरे के खिलाफ धमकियां जारी हो रही हैं। पागल लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार लगे हैं। असली गैंग वॉर तो यहाँ चल रही है। आधे एक्टिविस्ट ट्विटर पे लगे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। वो सोनम वांगचुक जेल में पड़ा है और देश का युवा नोबिता वर्सेस डेकिसुगी करने में लगा है। मतलब कुछ भी, मतलब ये क्या कहां आ गए भाई? गांधी ने इसीलिए आजादी दिलाई थी, मोदी जी ने इसीलिए इंटरनेट दिया था। बेचारे सोच रहे हैं देश विश्व गुरु बनेगा, यहाँ युवा लगा है नोबिता वर्सेस डेकिसुगी करने में। कुछ भी। और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे डोरेमोन से कहां छुपा हुआ है? यहाँ नोबिता वाले हैं या डेकिसुगी वाले हैं, दोनों बोल रहे हैं मुझे शिजुका दो। अरे मैं पूछता हूँ डोरेमोन से, तुम्हारे राज में ऐसा क्यों? कहाँ है डोरेमोन? कहाँ छुपा हुआ है? बोलती बंद क्यों? वो कहता है मुझे शिजुका दो। बैम्बू कॉप्टर से उड़कर कहां चला गया डोरेमोन, पूछता है भारत। ये नोबिता वर्सेस डेकिसुगी में क्या जियान से पटी पड़ी है नोबिता, पूछता है भारत। और इस सब में कोई जायको के बारे में नहीं सोच रहा, इसलिए मैं जायको से कहना चाहता हूं, I am sorry, Babu.
एक और वीडियो वायरल होती है बिहार की एक ट्रेन से। दरअसल रांची गोरखपुर एक्सप्रेस में एक महिला बिना टिकट के एसी कोच में ट्रैवल कर रही थी। टीटी ने पकड़ लिया, बोली जी तो मैं तो जी सरकारी टीचर हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है सरकार के पास जाओ, ट्रेन का तो पैसा दो। लेकिन वीडियो वायरल हुई। मुझे पता है मुझे परेशान करने के उद्देश्य से आप ऐसा कर रहे हैं। आपको टिकट नहीं है, परेशान करने की क्या बात है? टिकट नहीं है, आप इसके पहले बिना टिकट चलते हैं हमेशा। मास्टर है बिहार सरकार में, आप चलते बिना टिकट इसमें है। ये फोन दिखाइए, आप ऐसे रिकॉर्डिंग किसी महिला का नहीं करते। हाथ मत लगाइए प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाथ मत लगाइए प्लीज। और फालतू इंसान हम नहीं, फालतू आप हैं। आपने फालतू बोल रही ठीक लगा, हम बोली फालतू खराब लग गया। एक सेकंड ये मेट्रो कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड, ये विक्टिम कार्ड। एक तो सरकारी नौकरी वालों, तुम लोग कब समझोगे तुम्हारे पास सरकार की नौकरी है, सरकार की बपौती नहीं है। जब पकड़े जाने का डर हो तो बिना टिकट के ट्रैवल एसी कोच में तो मत करो, कम से कम स्लीपर में करो। एक तो कोच ज्यादा होते हैं और फिर तुम्हारी तरह गरीब आदमी होता है वो एडजस्ट भी कर लेता है। एक तो साला मूवी वालों ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है। उन्होंने पता नहीं क्या धारणा फैला दी, बिना टिकट के ट्रैवल करो, बाथरूम में छुप जाओ बच जाते हो। नहीं होता ऐसा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। टीटी हर बाथरूम की कुंडी खटखटाता है। उससे अच्छा पता क्या होता है, जाओ सामने टीटी के, जैसे टीटी चेक कर रहा है ना, सामने से गुजर जाओ ऐसे जाते ही जाते, और टीटी से पूछ के जाओ सर वो पेंट्री इस साइड है, और ज्यादा क्या होगा, पूछ लेगा ना आपकी सीट कहां है ना, हाँ पीछे है मैं ला के देता हूँ। कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस कि सर टिकट तो मैंने लिया है, बस जेब में नहीं रखा हूं, मूत के आता हूं फिर बात करता हूं आपसे। फिर उस साइड गए, फिर गए तो गए। अच्छा, इस केस में बाद में जब देवरिया स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो ये महिला अपने घर वालों को बुला देती है और वहां पे स्टेशन पे हंगामा कर देते हैं। आर्टिकल पढ़ो। मिश्रा कॉल्ड हर फैमिली मेंबर्स एट देवरिया स्टेशन वेयर दे एलिजिडली असॉल्टेड द टीटी इन फ्रंट ऑफ आरपीएफ। करवा दी बेइज्जती। अबे आरपीएफ वालों, जब एफआईआर लिखाओ तो ये भी तो सोचो कि कोई पढ़ सकता है उसको। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? है क्या मतलब टीटी को आरपीएफ के सामने रसीद दिया है तो आरपीएफ वाले डंडा से क्या डांडिया खेल रहे थे वहां पे? चलो अपनी एनिमे की दुनिया से बाहर आओ, तो मैं रियल लाइफ नाइंसाफी दिखाता हूं। इस हफ्ते मेघालय की एक महिला का वीडियो वायरल होता है जो बताती है कि कैसे दिल्ली में उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा। I was walking and then there were a bunch of grown-up men, like around 3-4. They were sitting on their scooty and one man said, "Sheng Shong." So as soon as I heard, I turned back and then I looked at him and then like all of them started to laugh. And then my brain couldn't process like what I just heard and then they were looking at me and laughing. ये महिला है मेघालय की, और जो इनको चिढ़ा रहे हैं उन्हें पता भी नहीं होगा मेघालय कहां पड़ता है, वहां के लोग कैसे होते हैं, वो भारतीय ही हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत छोटा हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को चिंकी मोमो कह के चिढ़ाता है, तो तुम बहुत गलत हो। ये बहुत बड़ी तादाद में लौंडे हैं, और ये वही हैं जो अपने शहर से छोड़ो, अपने शायद मोहल्ले से भी बाहर नहीं निकले हो। इन्हें क्या पता कि भाई मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम पड़ता कहां है और वो कैसे होते हैं, वो हमारे ही हैं। और रेसिज्म अपनी तरह मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता, ये मंचूरियन की शक्ल वाले लौंडे किसी को मोमोज बुला कैसे लेते हैं। और हो सकता है आपको बहुत छोटी बात लगे, पर छोटी से छोटी ऐसी हरकत होती है एक बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, जो एक इंसान को बहुत अकेला फील कराती है। और डिस्क्रिमिनेशन ना कई तरह की होती है। एक होती है रेसिज्म, जो आपके चमड़ी के रंग रूप रेखा को देख के होती है। एक पॉलिटिक्स, जो आपके धर्म जात को देख के होती है। और एक होती है स्टीरियोटाइपिंग, जो आपको उस जुर्म की सजा देती है जो आपकी ही कम्युनिटी के लोगों ने किया हो। जैसे कि ये वाली वीडियो के ये कमेंट्स पढ़ो। बिहारी सबसे बड़ी बीमारी, गिल्ट तब भी नहीं है इन्हें, आगे जाके फिर से फेंक देंगे। बिहारी एंड हिंदी बेल्ट इज इक्वल्स टू बीमारी। और ये कमेंट्स हैं इस वीडियो की, जहां पर कुछ लड़के पहाड़ों पे गंदगी फैला रहे थे, और वहां एक पहाड़ी आता है, उनको कन्फ्रंट करता है, बोलता है क्या कर रहे हो, ये तुम फैला रहे हो। तो इनका रिएक्शन, फेंका ना आपने डायपर, ये तो हमारा जगह है, हम लोग इधर बहुत साफ करते हैं भैया। उठाइए भैया प्लीज, ऐसा मत कीजिए ठीक है। और जब इनको कन्फ्रंट किया गया तो इनका वही है कि अरे हमें क्यों बोल रहे हो, ये देखो बाकी सबने भी फैलाया है। और लोग गंदा करेगा तो आप भी करेगा ना। गंदा है भाई मेरे, ये क्या है? हाँ देखिए तो आप क्या। और जब उसने देखा, उसने गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ा BR01, उससे सीधा बोला अरे BR बिहारी हो। उसने सारे बिहारियों को जज कर दिया वहां पे, और सारे बिहारियों का नाम खराब हो गया। बिहार का गाड़ी, बिहार का आदमी ऐसा होता है बिहारी जी। और उस चोमू का एक्सक्यूज देखो कि बाकी देखो, बाकियों ने भी तो किया। मतलब परफेक्ट टाइम था वो ताना मारने का कि बाकी तो खाई में भी गिर गए, जा गाड़ी कुदा दे। तुमने रेसिज्म देख ली, स्टीरियोटाइपिंग देख ली, अब तुम एक धर्म जात का डिस्क्रिमिनेशन दिखाता हूं। वीडियो वायरल होती है जौनपुर के एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से, जहां पर एक मुस्लिम प्रेग्नेंट महिला यह आरोप लगाती है कि डॉक्टर ने उनको देखने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो अपने धर्म विशेष से हैं। आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं।
क्या करके आपको हटा दिया गया? बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी, मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। पहले ही हॉस्पिटल में कम चोच लेते कि एडमिशन के बिना सर्विस नहीं, पैसे के बिना ऑपरेशन नहीं, और अब रिलीजन के बिना ट्रीटमेंट नहीं। कोई भी करता तो एक पॉइंट पे समझ में आता है, यहां बात सिर्फ रिलीजन की नहीं है, एथिक्स की भी है। डॉक्टर को तो नहीं करना चाहिए ना, डॉक्टर को तो तुम ओथ भी लेते हो ना, कोई हिपोक्रेट वाली ओथ हो गई है। तो अब यहां पे एक छोटे एग्जाम्पल से बड़ी बात समझो। तभी कहा जाता है कि नफरत नहीं फैलानी चाहिए। नफरत कोई वैसे कप में चाय नहीं है कि फैल जाएगी, बट हेट हैज अ वेरी यूनिक वे ऑफ कंपाउंडिंग। छोटे छोटे एग्जाम्पल से बड़ा माहौल बन जाता है। किसी ने कमेंट सेक्शन में भगवान का मजाक उड़ाया, उसके रिप्लाई में किसी ने कहा अरे तो फिर अपनी अल्लाह की फोटो दिखाओ, और फिर किसी न्यूज एंकर ने अली वर्सेस बजरंगबली कर दिया, और फिर सब अपनी एसी गाड़ियों में कमेंट करके अपने घर में पहुंच के अपने एसी कमरों में बैठ गए। इन लोगों को कुछ नहीं भुगतना पड़ा, और इन लोगों की वजह से वहां किसी प्रेग्नेंट महिला का इलाज नहीं हो रहा। इस माहौल की वजह से किसी नवजात की जान पे बनाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जिसने भड़काया वो भी, जो भड़का वो भी, और जिसने भड़कने दिया हम भी। और बाद में सुनो, ये वीडियो जिन पत्रकारों ने लोगों तक पहुंचाई, पुलिस ने उन्हीं दो पे एफआईआर कर दी कि तुम ये सब वीडियो सर्कुलेट कर रहे हो। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि किसी महिला के साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बस नहीं माहौल खराब कर रहे हैं तो हमने उन पे एफआईआर। एक तो जो स्टेट मशीनरी का आजकल यूज होता है टू कर्ब द रियल न्यूज, अरे भाई मतलब मेरे पे भी एफआईआर। और अब न्यूज जो बदल देंगे इंसानियत पर आपके व्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है यूपी के अनूप शहर से, जहां पर एक व्यक्ति की परचून की दुकान थी, और जब वो ब्रेड बटर बेच रहे थे तो उनका ब्रेड एंड बटर छीन लिया, वो भी चूहों ने। हाँ जी, हाँ भाई, शराब गांजे के बाद अब बिस्कुट चॉकलेट खाने का भी आरोप है इन चूहों पर। वो क्या कि चूहे आके उसका कहीं आटा कुतर जाएं, कहीं बिस्किट का पैकेट खा लें, कहीं चीनी को तरने, बड़ा नुकसान। उसने कहा छोड़ो, उसने धंधा ही बदल दिया, साड़ी की दुकान खोल दी। ना बजेगी बांसुरी, ना होगी कुतराई। नहीं, दैट डजंट मेक सेंस, बट यू गेट माय पॉइंट। आलू पैटी बेचने वाला पैटी कोट बेचने लगा, बट चूहे फिर भी नहीं माने, चॉकलेट छोड़ दो तो सिल्क की साड़ी खाने लगे। पर फिर दुकानदार परेशान कि इतने चूहे मेरे पास आ रहे हैं तो आ कहां से रहे। उसने सीसीटीवी लगाया, चेक किया तो पता चला कि ये चूहों का नहीं, पड़ोस के कुत्ते का कमाल है। पड़ोस के कुत्ते मतलब पड़ोसी। हाँ, इसका पड़ोसी से चिढ़ता था तो उसकी दुकान पे चूहे छोड़ देता था। एंड यू कांट हेल्प बट जस्ट एडमायर द पड़ोसी की चालाकी, कि क्राइम भी कर लिया और कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। मतलब मैं गाली देना नहीं चाहता, पर सोचो कितना कमीनेपन वाला काम है, किसी की दुकान पे चूहे छोड़ दिए। अगली सुनो कानपुर से। यहां पर एक 13 साल के बालक को मैगी खाने का मन हुआ। पैसे नहीं थे, पर हरामी मन, माने कैसे। और मैगी के पैसे जुटाने के लिए पता इसने क्या किया? ये हजरतगंज का हर्षद मेहता चला गया सुनार की दुकान पे अपनी बहन की सोने की अंगूठी बेचने। क्या? मैगी के लिए सोने की अंगूठी बेचने चला। अब या तो मैगी बहुत महंगी है या अंगूठी सस्ती है। वो तो भलाओ सुनार का, उसने इसके घर वालों को बता दिया। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। भाई कैसा कलयुगी बालक है, मैगी खाने के लिए सोने की अंगूठी बेचने चला था। भला हो इसका किंडर जॉय नहीं खाना था इसको, वरना घर के कागजात गिरवी रख देता। बताओ, ऐसे बच्चे हैं, एक हम इनके लिए पैसा बचा रहे हैं, इनके लिए पर्यावरण बचा रहे हैं। अजी मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। और ये अकेला नहीं है, इसकी पूरी स्लीपर सेल पैदा हुई है। एमपी के सिंगरौली में एक बच्चे ने कुरकुरे के लिए कोहराम मचाया। इसने मम्मी से कुरकुरे मांगे, मम्मी ने नहीं दिया। ये रोने लगा तो मम्मी ने उसको पीट दिया। इंडिया की मम्मियां थोड़ी एड़ी तो होती हैं, दुनिया के बच्चे पिट के रोते हैं, हमारे बच्चे रो के पिट रहे हैं। और बच्चा इतना तेज कि मम्मी ने मारा, उसने पापा को नहीं सीधा पुलिस को फोन लगा दिया। हाँ बेटा बताओ क्या हो गया है? मारी हमको, माँ और बहन मिलकर आ रहे हैं। बहन को भी लपेट लिया। इससे अच्छा तो उसकी सोने की अंगूठी बेच देता। 100 नंबर लगाए हो आप, 112 नंबर लगाए हो ना? हाँ तो क्यों मारी है? वो क्या कहते हैं, हम 20 रुपए पैसा ना लगा था कुरकुरे खाने को। हाँ नहीं दी और रस्सी से बांध के मारने लगे। बेटा तुम्हें रस्सी जंजीरों से बांधना चाहिए तुम्हें। तो बेटा मम्मी से बात करा दोगे? मम्मी मुझसे नहीं बोल रही है, पापा से बात कर। चलो चलो ठीक है बेटा। विक्टिम कार्ड रो दिया पुलिस के सामने भी। पुलिस वाले इतने क्यूटी, पहले वीडियो बनाई फिर बाद में जाके इसको कुरकुरे चिप्स खुद दे के आए। कितनी गलत बात है पुलिस अंकल, जब मैंने ऐसा किया था मुझे तो सिर्फ डंडे खिलाए थे। एक व्यक्ति डीएम ऑफिस पहुंचा और बोला कि मेरी बीवी टॉक्सिक है।
डीएम साहब ने पूछा कैसे, तो जवाब मिला कि जी रोज रात को नागिन बन के मुझे डसती है, नॉट लिटरली, फिगरेटिवली। उसका आरोप था कि रात को इच्छाधारी नागिन बन के मुझे डसती है। ये कैसा रोल प्ले है। डीएम साहब ने अपील सुनी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई और घर पे जाके एक सेरिडॉन खाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा, अगली खबर सुनो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यहां पे एक इंडियन डिलीवरी बॉय को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके पास से एक बोतल मिली। इसकी बोतल पे ओपीएम लिखा था, माने कि अफीम, पर था नहीं, लिखा हुआ था बस बोतल पे। बोतल तो परफ्यूम की थी, पर उन्होंने ओपीएम नाम के परफ्यूम के लिए उसको अरेस्ट कर लिया और उस पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा दिया। अब बेचारे को डिपोर्ट कर रहे हैं। डियर अमेरिकन्स, हाउ कैन यू जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड अ परफ्यूम बाय इट्स बॉटल? टाइगर बिस्कुट खाने के लिए एनिमल हंटिंग का केस थोड़ी लगा दोगे। ये शुगर कॉस्मेटिक्स में सही में चीनी थोड़ी डालती है। अमेरिकन टूरिस्टर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं होती। बोर्ड के स्पीकर अमन गुप्ता चप्पू चला के डिलीवर नहीं करता और फूड फार्मर सही में थोड़ी खेती करता है। ये भगवान क्या जुल्म है। चलो भैया शुरू करते हैं आज का मीम रिव्यू। और आज हमारे साथ मीम रिव्यू करने के लिए हमारे साथ टीम में जुड़ चुके हैं नोबिता, डेकीसुकी और जियान। कि खुश हो गया कि राम है जियान हो। गाना गा के सुनाओ। कैसा गाना? गाना नहीं आता मुझे। फिर काहे के जियान यार, तुम इसको क्या रख। मैं हूँ जियान। हाँ वही हाँ, कोई बात नहीं, तुम भाई क्यूटनेस पे जियान तुम। चलो रेडी, 3 2 1 गो। मी चेंजिंग माय रिज्यूमे फॉर डिफरेंट कंपनीज। मेरे फादर रेसलर थे, मेरे फादर आर्मी में थे। आर्मी में रेसलर? बिकॉज माय फादर वाज एन अकाउंटेंट। कुछ बोल दूं पर नहीं बोल पा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट। ओ जी, अकाउंटेंट से तो मेरा अलग ही रिश्ता है जी। ये रेसलर समाज से बहुत गहरा रिश्ता है मेरा। His father was in the army in the accounting department and used to wrestle during his week off. Next PM candidate. इंडियन रेलवेज आई एम ट्रैवलिंग। अच्छा, एक लड़की कंप्लेन करती है कि भाई मैं रेलवे में ट्रैवल कर रही हूँ और 9 घंटे मेरी ट्रेन डिलेड है। अब मेरे को जो 6:15 पे पहुंचना था शाम को, मैं सुबह 3 बजे पहुंचूंगी। बताओ सुबह 3 बजे प्लेटफॉर्म के बाहर मेरी सेफ्टी कौन गारंटी करेगा? तो लोग कंसर्न हो जाते हैं कि हाँ भाई ये तो सही है, रेलवे को ट्वीट होता है, रेलवे वाले उसके लिए एक्शन लेते हैं। और एक्शन क्या लेते हैं? सो दे डिलेड द ट्रेन बाय 12 आवर्स, सो इंस्टेड ऑफ 9, सो जस्ट टू इंश्योर आई रीच ग्रेसफुली एट 6 AM। इसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने ट्रेन 3 घंटे और डिले कर दी। मैडम, उन्होंने आपकी शताब्दी तब तक पार्क नहीं की जब तक मेट्रो चालू नहीं हुई। इसका कोई क्रेडिट नहीं देता ना सरकार को। नाउ शी कैन स्लीप इन IRCTC होम स्टे फॉर 12 आवर्स। रेस्ट ऑफ पैसेंजर्स फाइंडिंग हर टू गिव अ ट्रीट। दे कुड हैव रिड्यूस्ड द टाइमिंग ऑफ डिले बाय 4 आवर्स, बट इंडियन रेलवे की ज्ञान मस्ती तो देखो। People born in 1995, 1999. People born in 2000 to 2006. Born in 2007 to 2010? 2010? अबे मीम बनाने वाले कम से कम कानून का तो ख्याल रख ले, समाज का नहीं तो। 2007 का भी बुरा हाल है। 1999 हटा दो प्लीज, ये मुझे बदनामी जैसे महसूस हो रहा है, हटा दो। अच्छा, ये मैंने आजकल बहुत देखा है कि हुआ क्या है, एक गैप आ गया है छोटा सा, कि जो पहले बिल्कुल 90s के जनरेशन थे, 1991 टू 1995, वो उनकी शादी हो रही क्योंकि उनकी उम्र आ गई, उनका कोई अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। एक 95 से लेके 2001 2002 तक का गैप आया है। उसके बाद फिर जो नई नवेली बिल्कुल पीढ़ी आ रही है, वो 18 के बाद कोई फार्म से पहले सिंदूर भरना चाह रहे हैं। कैन डू जनरेशन। कैन डू जनरेशन। यू कैन डू, यू कैन डू, नो यू कैन डू, नो यू मम्मी को दिवाली सफाई के लिए मना कर दिया। ज्यादा थक रहा है तू? ज्यादा थक रहा है क्या? इरिटेट कर रहा है बहुत भयंकर वाला। मैं होमवर्क करना है मुझे, फिर आप कहती हो पढ़ता नहीं हूं मैं। कौन आया? क्या हुआ? मिठाई? अरे 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 आओ सागर भाई, आओ सागर भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिठाई? वाह वाह वाह। कितने महीना? नहीं यार, my dad got back from the... ओ भाई नाइस। ख्याल रखना उसका थोड़ा है। और सुनो, ज्यादा नशे वशे नहीं। सॉरी फालतू ज्यादा करवाते हो तुम लोग उससे। मी आफ्टर हियरिंग दिवाली की सफाई। खड़ा रहा जिसको खड़ा रहा, कैसे देखो, देख रहे आप, हाथ पैर, मुंह देखो, मुंह दिखा, कैमरामैन मुंह दिखा। पर्सनल क्यों हो रहे हो तुम? ये क्या सेंस है इसको भेजने का? इसमें बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बने रहो एड़ा खाओ पेड़ा। कुछ
झाड़ू पकड़ लो, एक कोना पकड़ लो, और फिर तुम्हें ऐसा नहीं कि सफाई तुम कर नहीं रहे हो, तुम कर रहे हो, तुमसे सफाई हो नहीं रही है, वो तुम्हारी गलती थोड़ी है। अब तुम चाह रहे हो कि जाले आले साफ हों, पर तुम्हारा हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहां तक, तो कोई क्या कर ले। अब तुम चाह रहे हो कि यार तुम वहां पे थोड़ी सी छत की सफाई कर दो, लेकिन नल से अच्छी तरीके से पानी नहीं आ रहा। अब जो 2 घंटे का काम है वो तुम 5 घंटे में कर पा रहे हो, तो तुम्हारी गलती थोड़ी है। जो 3 घंटे में कर ले उससे करवा लो। मैं तो कर रहा हूं ना, इंटेंट में तो कमी नहीं है ना मेरी प्रोडक्टिविटी में कमी। अरे यार मेरे घर वाले भी तो देखते हैं ये स्किल क्यों दे रहा हूं। सॉरी, मैं अभी जा रहा हूं, झाड़ू लाओ। बॉयज रिसीविंग देयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। कॉलिन क्लेंजर से पिलो इसमें वो पैराशूट का गरी वाला तेल नहीं है, या ज्यादा सुपीरियर हो गया। इसमें तो स्टिंग भी होना चाहिए था। है स्टिंग वो सुबह लोग पीते हैं मुंह धोने के लिए, उससे देखा है। तुम कहां से आते हो भाई? झारखंड के किस कॉलेज से आता है तू भाई? ग्राउंड रिपोर्टिंग फ्रॉम बिहार। किस चीज की तैयारी करोगे आगे? हम आए, सुनिए मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज रॉयल किंग सचिन बुमराह। रॉयल किंग सचिन बुमराह। आई वांट टू बिकम ए क्रिकेटर इन रियल लाइफ, बट भाई तुम्हारी अंग्रेजी तो मोहम्मद रिजवान वाली है। Basically, if you look at the New Zealand side, they are a perfect side. They know the conditions. They use very well the conditions. We don't know about the Taranga pitch, what the condition is demand there. I have money problem. I am sorry, my father is dead. I have 4 brothers and no sisters. But अबे शॉट खेलने ऐसे नहीं लिखना वहां पे। I'm sorry, my father is dead. So for I want to laborious. ये पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, खेलता कैसे है पता नहीं, इंग्लिश तो वैसे ही बोलता है ये। योर इंग्लिश इज वेरी वेरी नाइस ब्रदर। यहाँ खत्म नहीं होता, और भी कई सारे मीम्स हैं। पूरा मीम रिव्यू एपिसोड एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे फॉर मेंबर्स अपलोडेड है, तो अगर आप वो देखना चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप सार्थक जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने लिंक दे रखा है। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द संडे शो। लाइक इफ यू लाइक द एपिसोड, also if you do not like and we can still do better, dislike and do let us know in the comments how can we better it. Share this with some of your friends. इतनी इंग्लिश क्यों बोल रहा हूं मैं? किसी के साथ वीडियो शेयर कर देना, और लाइक नहीं किया तो अंगूठा तोड़ दूंगा। नहीं, तभी बदतमीजी से नहीं बोलना था। जब टाटा बाय बाय शब्बा केयर, जब लाइक, जब सब्सक्राइब, जब शेयर।